Very good evening, students. So welcome to my YouTube channel and welcome to the playlist Business Mathematics and Statistics. I should say welcome back. So it's been almost 2 years. I couldn't upload any further videos after the last video, lecture 2, I uploaded on YouTube, but somehow I could manage to spare some time, and finally I am continuing with this playlist. So first of all, I would like to thank one of my favorite student, Ritik Srivastava from Shamlal College, whom I taught almost 2 years back. Now he has been graduated from Shamlal College. So thank you Ritik for compelling me to upload YouTube videos. आपकी वजह से ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और अब मैं इसे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ BMS के इस प्लेलिस्ट को। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, स्पेशली जो सेक्शन बी के बच्चे हैं हमारे वेंकटेश्वरा कॉलेज के, वो भी काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि क्यों इसकी नीड है, वाई डू वी नीड टू करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब भी हम ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो कई बार हमसे मिस्टेक्स हो जाती है कैलकुलेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैलकुलेट कर रहे थे और आपने 36 को गलती से 63 ले लिया। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 63 को आपने 36 ले लिया। तो ये सब टाइपिंग एरर होता है, क्लरिकल एरर होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस क्लरिकल एरर, एक तो आपका मीन गलत आ जाएगा। ठीक है, मीन गलत आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब सेंट्रल टेंडेंसी में हमने किया था करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। और इस वजह से जो भी आप स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये भी गलत आ गया। ठीक है, अब हमें ठीक करना है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो कैसे ठीक करेंगे, वही प्रोसेस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज़ डायरेक्ट फार्मूला। वो फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से रीड कीजिए कि इसमें हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। सो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 22 है और ये JK ठुकराल से मैं करा रहा हूँ। सेम बुक यूज़ कर रहा हूँ जो थ्रू आउट द प्लेलिस्ट मैंने यूज़ की है। सो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 100 आइटम्स वर वर्कड आउट एज 40 एंड 25। तो आपको क्या गिवन है, आपको एक तो मीन गिवन है 40 एंड आपको वेरिएंस गिवन है। वेरिएंस क्या बताया था मैंने आपको, वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपको वेरिएंस भी गिवन है और मीन भी गिवन है। एज वेल एज वी ऑल्सो नो दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 100। हमें n भी पता है कि n हमारा 100 है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को फर्दर रीड कीजिए। By mistake, an item 50 was wrongly taken as 5 in calculating the above values. जब स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, ही मिस्टेकनली took 50 as 5। ठीक है, उसने गलती से 50 की जगह 5 को इंक्लूड कर लिया। इससे क्या होगा, उसका मीन भी गलत निकला और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत निकला। अब हमारा क्या काम है,
वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन को आप रिलेट करिएगा जो हमने जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे करेक्ट मीन। ठीक है, इनकरेक्ट मीन दिया होता था, उसके बेसिस पे हम करेक्ट मीन निकालते थे। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको करेक्ट मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट मीन क्यों निकालना है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और फॉर्मूला याद करें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको बताया था, तो क्या था? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गलत है तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या क्या? एक तो आपको करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और एक आपको चाहिए होगा करेक्ट मीन। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में एक तो हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है और एक हमें चाहिए मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें जब आप करेक्ट निकाल लेंगे, उसकी हेल्प से हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें फाइनली करना क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा करेक्ट मीन निकालना और करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब अगर आप रिकॉल करेंगे कि करेक्ट मीन कैसे निकलता था, तो जब भी हमें करेक्ट मीन निकालना होता है तो हमें चाहिए होता है करेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट करेक्ट सिग्मा एक्स सो एज टू फाइंड आउट करेक्ट मीन एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अब चलिए कैलकुलेशन पे। सिग्मा एक्स कैसे निकलता है आप सबको फॉर्मूला में बता चुका हूँ जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी किया था। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होता है एन इंटू मीन। और ये फॉर्मूला कैसे आया आप सबको पता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई एन। इसी फॉर्मूला को हम कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू मीन। ठीक है, तो अगर आपको सभी ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए तो आप क्या करेंगे? मीन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट टोटल ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है हमारा? n था 100, मीन है हमारा 40, तो 100 इंटू 40 4000। ये 4000 क्या है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स। ठीक है, और करेक्ट मीन के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो एक पॉइंट तो हो गया यहाँ कंप्लीट। अब आइए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एक और वैल्यू चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या बताता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बताता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास कई सारी ऑब्जर्वेशन है तो सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो और उन सब का सम कर दो। ठीक है, अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे निकला? अब बुक में यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट हमें समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं
इसका मैं स्क्वायर कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या रह गया, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब ये एन को इधर ले आओ, अब ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई कर देंगे हम, ये बन गया एन सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके एक ये डायरेक्ट फार्मूला बना दिया। ये फार्मूला मुझे किसकी वैल्यू दे देगा, ये फार्मूला मुझे डायरेक्टली सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसी का यूज़ हम करेंगे इन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करना होगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से ही बना है। तो अब आ जाइए कैलकुलेशन पे। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एन ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर। तो एन हमारा 100 है, ये हमें पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन्स वेरिएंस, ये भी हमें पता है। और मीन का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मीन आपका 40 था, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू आ गई 1,62,500। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन किस में करनी है, याद करो जब हम इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करते थे तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे करेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है। करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए हमें क्या करना होगा कि जो नंबर हमने गलती से लिया था, गलती से कौन सा नंबर लिया था, 5, तो 5 को हम कर देंगे माइनस, और जो सही नंबर है उसको कर देंगे प्लस। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना आया था, ये आया था 4000। तो ये हो गया 4000 माइनस 5 प्लस 50। तो करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4000 माइनस 5 प्लस 50। यही किया होगा यहाँ पे, ये देखिए करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4000 माइनस 5 प्लस 50। ये सेम है जैसा हमने करेक्ट इनकरेक्ट मीन के केस में किया था सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब जब हमने करेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लिया तो हमें करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने से पहले आप समझिए सिग्मा एक्स स्क्वायर था क्या, ये था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमारी जितनी ऑब्जर्वेशन थी हमने सबका स्क्वायर किया और सबको क्या किया, ऐड कर दिया। तो यही था आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। इसका सम हमें पता है, सम कितना है 162,500, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। अब गलती क्या की थी हमने 5 ले लिया था और लेना क्या था 50। तो जब आपने 5 को इंक्लूड किया होगा तो 5 का स्क्वायर किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना, तो ऑब्जर्वेशन का आपने स्क्वायर किया होगा, तो ये होगा माइनस। और जब इसको इंक्लूड करना है आपको तो इसका भी स्क्वायर ही चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा प्लस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -5 स्क्वायर और प्लस 50 स्क्वायर। इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, आपका करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 1,64,975, ठीक है। अब जब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली तो अब हम करेक्ट मीन पहले निकालेंगे। करेक्ट मीन हमारा क्या होता है, करेक्ट मीन इज इक्वल टू होता है
करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। करेक्ट सिग्मा एक्स क्या था 4045, एन की वैल्यू 100 एज इट इज़, ये आ गया 40.45। ठीक है, इसके बाद अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इसकी जगह हमें करेक्ट वैल्यू लेनी है। करेक्ट वैल्यू क्या है 164,975, तो ये आ गया 164,975। ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, n से, माइनस करेक्टेड मीन। तो करेक्ट मीन क्या निकाला था हमने 40.45, तो करेक्ट मीन का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया 3.68। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कवर हो गई, एक तो करेक्ट मीन भी कवर हो गया और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी कवर हो गया। अब अगर इसे हम स्टेप्स में समझें तो आपका पहला स्टेप इस क्वेश्चन में होगा सम फाइंड आउट करना, एक तो सिग्मा एक्स और एक सिग्मा एक्स स्क्वायर। जब ये दोनों चीज़ें आप निकाल लेंगे तो सेकेंड स्टेप आपका होगा कि करेक्ट मीन निकालो, और जब आप करेक्ट मीन निकाल लेंगे तो आप फिर निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 23 बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे हमने 2 गलत नंबर लिए थे। ठीक है, हमने 30 की जगह 30 और 70 की जगह हमने 3 और 27 ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को हमें करेक्ट करना है। तो जो गलत लिया उसको माइनस कर देंगे, 30 और 70 रॉन्ग आइटम है और 3 and 27 करेक्ट आइटम है। तो रॉन्ग आइटम को माइनस करेंगे, करेक्ट आइटम को ऐड कर देंगे। तो जो आपने लास्ट एग्जाम्पल किया है उसी के बेसिस पे आप 23 को भी सॉल्व कर सकते हो। इसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू 100, मीन इज इक्वल टू 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हमारा इनकरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। तो सिग्मा एक्स कितना है n इंटू मीन, n 100 है, मीन 40 है, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 4000। सिमिलरली हम इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। ये क्या होता है n ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, तो ये आ गया 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1600। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1,70,000 आ गया। अब हमें पता है ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स को करेक्ट करने के लिए हम इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं और करेक्ट वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो 30 और 70 इनकरेक्ट है और 3 and 27 करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी 3930। सिमिलरली हम सिग्मा एक्स स्क्वायर को भी करेक्ट करेंगे। तो इसके केस में क्या करते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं और करेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 164,938। इसके बाद हम करेक्ट मीन निकाल लेंगे और सिमिलरली हम करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। प्रोसेस इसका मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये था करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके चांसेस हैं आने के, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सबको याद होगा हमने एक कंसेप्ट किया था सेंट्रल टेंडेंसी में, कंबाइंड मीन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कंबाइंड
स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको अभी समझेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू विद अंडर रूट n1 ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। अब इसको हम ब्रेक करके समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है n1, ठीक है। अब ये n1 क्या है? n1 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट डेटा सेट। हमारे पास ना दो डेटा हैं, ठीक है, एक डेटा 1 है, एक डेटा 2 है। तो ये जो डेटा है डेटा 1, इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं n1। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको बोलेंगे n1। और डेटा 2 में जितने ऑब्जर्वेशन है उसको बोलेंगे n2, ठीक है। तो n का मतलब सेम वही है जो हम पहले से समझते आए हैं। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा सेट। तो ये हो गया n1 एंड n2। दूसरा टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों क्या हैं? ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा आइटम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे d1 एंड d2। अब d1 एंड d2 क्या है ये समझिए। d1 इज इक्वल टू होता है मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। और d2 इज इक्वल टू होगा मीन ऑफ सेकेंड सेट माइनस कंबाइंड मीन। तो आपकी बुक में जहाँ ये सिंपल x बार यूज़ किया गया है ना, तो इसकी जगह मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये यूज़ करें 1 2 x बार 1 2। ये आपको क्या बताएगा? ये कंबाइंड मीन बताएगा, ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है जब बच्चे सिंपल x बार लिखते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसको लिखने की बजाय मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो है, तो इसको लिखने की बजाय आप सीधा लिखिए x बार 1 2। ये क्या बताता है? कंबाइंड मीन, ठीक है। तो जब भी आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ इस कैलकुलेशन का। एक एक वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे बना है। अब इसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दो डेटा सेट का, जिसको हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, तो आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आपको n1 पता होना चाहिए, दूसरा आपको n2 पता होना चाहिए, और आपको दोनों ऑब्जर्वेशन दोनों सेट का मीन पता होना चाहिए। तो पहले के मीन को हम x बार 1 बोलेंगे, दूसरे के मीन को x बार 2 बोलेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमें d1 और d2 भी चाहिए। और d1 और d2 कैसे बनाए? मीन ऑफ फर्स्ट डेटा माइनस कंबाइंड मीन। ऐसे ही d2 बना है मीन ऑफ सेकेंड डेटा सेट माइनस कंबाइंड मीन। तो आपको ये चार चीज़ें जब पता होंगी तो उसके बेसिस पे आप d1 d2 निकाल लेंगे। और एक बार जब आप d1 d2 निकाल लेंगे तो उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि d1 d2 निकालने के लिए हमें कंबाइंड मीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन में सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं
जो होता है n1x1 प्लस n2x2 प्लस n1 प्लस n2। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। तो ये तो था फॉर्मूला पार्ट। हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ही ना समझ आ रहा हो। तो कोई नहीं, अभी इसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से इसको हम समझेंगे कि इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए एग्ज़ाम्पल पे। ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 24। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी जाएंगी और कुछ आपको निकालनी पड़ेंगी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, n1 है 90, n2 है 60, मीन ऑफ फर्स्ट डेटा इज़ 20, मीन ऑफ सेकेंड डेटा इज़ 15, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा इज़ 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड डेटा इज़ 6। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी गई। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमें पता है कि हमें D1 और D2 भी रिक्वायर्ड है, और हम ये भी जानते हैं कि D1 और D2 निकालते समय हमें कंबाइंड मीन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपका होगा इस क्वेश्चन में वो होगा कंबाइंड मीन निकालना। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो जैसा मैंने कहा कि जहाँ भी x बार आपको दिख रहा है वहाँ 1 2 लिखिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो बेसिकली हम ये कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n ऑफ डेटा 1 इंटू मीन ऑफ डेटा 1 प्लस n2 इंटू मीन ऑफ डेटा 2 डिवाइड बाई n प्लस n2। तो n1x1 प्लस n2x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, सिंपल वर्ड्स में ये आपका ये आ गया। n1 हमारा 90 है, हमें पता था। पहले का मीन 20 है, हमें ये भी पता था। प्लस n2 60 है, ये हमें पता था। और दूसरे का मीन 15 है, ये भी हमें पता था। ठीक है, और n1 प्लस n2 आप लिख ही सकते हैं 90 प्लस 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 18। तो 18 क्या है, 18 आपका कंबाइंड मीन है। अब कंबाइंड मीन के बेसिस पे हम D1 और D2 निकाल सकते हैं। D1 और D2 कैसे निकलता है, D1 इज इक्वल टू होता है मीन ऑफ फर्स्ट डेटा माइनस कंबाइंड मीन। ठीक है, तो ये है आपका D1 D2 का कैलकुलेशन। D1 इज इक्वल टू होता है मीन ऑफ फर्स्ट डेटा माइनस कंबाइंड मीन। तो फर्स्ट डेटा का 20 था, कंबाइंड मीन आपका 18 आया, तो आंसर आया 2। हमें क्या चाहिए होता है, D1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया 4। सेकेंड हमें चाहिए होता है D2। D2 क्या होगा, मीन ऑफ द सेकेंड डेटा माइनस कंबाइंड मीन। तो 15 माइनस 18 ये आ गया -3। हमें क्या चाहिए, D2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9। अब आपको सभी वैल्यूज़ पता हैं जिसकी आपको फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले हम n1 लेते हैं, तो n1 आपका आ गया 90 ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 64। ठीक है, उसका स्क्वायर 64। देन D1 का स्क्वायर, तो D1 का स्क्वायर आया 4 प्लस n2 हमारा 60 है। ठीक है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, जो सेकेंड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर, तो सेकेंड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36। और इसके बाद हमसे पूछा गया D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर है 9, तो ये 9 पुट कर देंगे। ये पूरा डिवाइड हो रहा है n1 प्लस n2 से, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 60। सिंप्लीफाई करते जाइए,
अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.67 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कंबाइंड मीन पे जनरली फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, कंबाइंड मीन का यूज़ हम दूसरे कैलकुलेशन में ज़रूर करते हैं, या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हम दूसरी कैलकुलेशन में ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ हम क्यों करते हैं पहले तो ये समझिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टैटिस्टिक्स उतना डेप्थ में हम नहीं पढ़ाते जितना मास्टर्स लेवल पे पढ़ाते हैं। तो आप सिंपली समझ लीजिए, हमारे पास ना दो टाइप के स्टैटिस्टिकल मेज़र होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट मेज़र और एक होता है रिलेटिव मेज़र। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एन एब्सोल्यूट मेज़र। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस पर्टिकुलर आइटम डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स। ये यूनिट पे डिपेंड करती है। जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये यूनिट से इंडिपेंडेंट नहीं होता, यूनिट से फ्री नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल लग रहा हो तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेज़र है, वेयर एज the coefficient of variation is relative measure। ठीक है, इसको हम relative measure बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी थियरिकल। इसके फॉर्मूले पे आ जाओ डायरेक्टली। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, यही हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या, ये हमें बताता क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये बेसिकली आपको वेरिएशन बताता है कि किसी भी डेटा सेट में जो भी आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो उस डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है, उसमें वेरिएशन कितना है। अब वेरिएशन वर्ड जो है ये शायद मैंने आपको शुरू की वीडियोस में बताया था। वेरिएशन का मतलब होता है कि जो आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है ना, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितनी दूर है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। एक्चुअल में डिस्पर्जन का जो पूरा चैप्टर है वो वेरिएशन की ही बात करता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी डेटा में वेरिएशन की बात करता है कि हमारी एक वैल्यू मीन वैल्यू से कितनी दूर है, उनमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि CV की वैल्यू से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डेटा मेरा लेस वेरिएशन में है या मोर वेरिएशन में है। ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं। अगर आपका CV का वैल्यू कम है, ठीक है, लोअर है, तो हम बोलते हैं देयर इज़ लेस वेरिएशन। ठीक है, मतलब आपके डेटा में कम वेरिएशन है। ठीक है, तो कम वेरिएशन को दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? मोर कंसिस्टेंसी। आपका जो डेटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है,
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सपोज व्हेन CV इज हायर, तो क्या हो जाएगा, डेटा विल बी मोर वेरिएबल, आपके डेटा में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, एंड देयर इज लेस कंसिस्टेंसी, आपका जो डेटा है वो लेस कंसिस्टेंट है। तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो अपोजिट हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताइए दो डेटा सेट में किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, पहले डेटा का CV निकालेंगे, फिर दूसरे डेटा का CV निकालेंगे, दोनों की CV की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। जिसका CV हायर होगा उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, जिसका CV कम होगा उसके में कम वेरिएबिलिटी होगी। बट सपोज करो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किसके में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तो कंसिस्टेंसी जस्ट अपोजिट है वेरिएशन का। तो हाई कंसिस्टेंसी कब होगी, जब लो वेरिएशन हो, और लो वेरिएशन कब होता है, जब CV कम हो, कंपैरिजन में CV कम हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका CV हाई है तो उसका मतलब है मोर वेरिएबिलिटी एंड लेस कंसिस्टेंसी। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, इससे रिलेटेड भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया होता है, मीन भी दिया होता है, आपको कंबाइन मीन, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको CV निकालना होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल करा रहा हूँ, इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक बेसिक एग्ज़ाम्पल है। क्या है इसमें, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ब्रांड्स ऑफ लाइट बल्ब्स आर गिवन। जनरली जो क्वेश्चन होता है ना उसमें दो अलग अलग डेटा होंगे, दो आइटम्स होंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक है ब्रांड 1 और एक है ब्रांड 2, दोनों से रिलेटेड आपको डेटा दिया है। ब्रांड 1 का जो मीन है वो 800 आवर्स है, जो ब्रांड 1 का जो बल्ब है वो 800 घंटे तक जलता रहता है। ठीक है, और जो ब्रांड 2 का बल्ब है वो 770 आवर्स तक जलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमें दिया है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 100 आवर्स। ठीक है, और दूसरे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 60 आवर्स। चलिए आगे चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन फॉर द टू ब्रांड्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आपको एक रिलेटिव डिस्पर्जन निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। तो अभी मैंने बताया था रिलेटिव मेजर क्या होता है, CV। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में CV बताना है। तो CV का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, CV इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ब्रांड हैं, तो एक पहले हम निकालेंगे ब्रांड 1 का CV, फिर हम निकालेंगे ब्रांड 2 का CV। पहले ब्रांड का CV कैसे निकलेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो पहले ब्रांड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 100 आवर्स, तो ऊपर आ गया 100 डिवाइड बाई 800 इंटू में 100, तो ये आ गया 12.5%। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द CV ऑफ ब्रांड 2। ब्रांड 2 का CV आ गया 7.8%। नाउ यू कैन कंपेयर। ब्रांड 1 का जो CV है ये 12.5% है और ब्रांड 2 का जो CV है वो 7.8% है। अब कंपैरिजन देखिए और इंटरप्रिटेशन समझिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जिसका भी CV कम होगा, तो CV किसका लोअर है, ब्रांड 2 का, तो वो ब्रांड क्या माना जाएगा, लेस वेरिएबल। ठीक है, एंड मोर कंसिस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ब्रांड 2 है उसके जो बल्ब है ना वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है,
उनमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा है और वेरिएबिलिटी कम है, जबकि जो ब्रांड 2 है उसका CV हायर है एज कंपेयर टू जो ब्रांड 1 है उसका CV हायर है एज कंपेयर टू ब्रांड 2. इट सिंपली मीन्स दैट इन ब्रांड 1 देयर इज मोर वेरिएबिलिटी. ठीक है, और मोर वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? लेस कंसिस्टेंसी. तो ब्रांड 1 के जो बल्ब हैं ये लेस कंसिस्टेंट है. अब अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको बताऊं तो ब्रांड 1 का मान लो एक बल्ब चलता है 800 आवर्स, दूसरा बल्ब चलता है 900 आवर्स, तीसरा बल्ब चलता है 1200 आवर्स, चौथा बल्ब चलता है 1600 आवर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबिलिटी बहुत है. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, इनकंसिस्टेंसी है. कोई भी बल्ब एक कंसिस्टेंट लाइफ आर तक नहीं चलता, तो इसी को हम बोलते हैं मोर वेरिएशन. और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? सपोज दूसरी कंपनी है, उसका पहला बल्ब चला 800 आवर्स, दूसरा चला 820, तीसरा चला 850, चौथा चला 790. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है. ठीक है, तो जहाँ पे गैप कम हो उसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंसी. तो ये है आपका कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, CV का. ठीक है, तो CV को हम बोलते हैं पहली बात तो रिलेटिव मेज़र, और ये हमें कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है. ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. आज की क्लास में ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, एक वीडियो और मैं इस पर डालूँगा, तो इसके एक दो एग्जांपल और करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 32. इसमें क्या गिवन है? द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज फ्रॉम 800 टू 1200. ठीक है, तो किसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनकी जो वीकली वेजेस थे वो 800 से 1200 हो गया, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेज फ्रॉम 100 टू 500. ठीक है, तो पहले आपका जो वीकली वेज था, वीकली वेज मतलब हम यहाँ मीन बोल रहे हैं, मीन आपका 800 था, अब मीन क्या हो गया बढ़ के 1200. इसी टाइप से स्टैंडर्ड डेविएशन जो इनिशियली आपका 100 था अब ये बढ़ के हो गया 500. तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो CV है वो क्या है. यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हैव द वेजेस बिकम लेस यूनिफॉर्म. तो आपसे पूछा गया कि क्या वेजेस में यूनिफॉर्मिटी कम हो गई. यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समरूपता, या इसको हम दूसरे शब्दों में कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, एक जैसा होना, कंसिस्टेंसी. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या उनमें कंसिस्टेंसी कम हो गई. दूसरे शब्दों में आपसे पूछा गया कि क्या उनमें वेरिएबिलिटी बढ़ गई. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी को चेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ CV. ठीक है, अब CV निकालते हैं. CV के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100. तो हम दो डिफरेंट CV निकालेंगे, एक CV बिफोर इंक्रीज और एक CV आफ्टर इंक्रीज. तो बिफोर इंक्रीज स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 100, मीन कितना था 800, मल्टीप्लाई बाय 100, so you will get CV 12.5%. CV after increase standard deviation 500, mean 1200 into 100, 41.67%. Now you can see the CV has increased. CV की जो वैल्यू है वो पहले से बढ़ गई है. तो जब CV बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? वेरिएबिलिटी. ठीक है, so therefore we can say that yes,
wages have become less uniform now. Less uniform means there is low consistency. In other words, less uniformity means there is high variability. ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 32। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 33। आफ्टर सेटलमेंट the average weekly wage in a factory increases from 8,000 to 12,000. Again we are talking about average weekly wage. तो अगेन ये मीन की बात कर रहा है। मीन हमारा 8,000 से बढ़ के 12,000 हो गया, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैड इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 150। सिमिलरली हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 100 से बढ़ के 150 हो गया। आगे पूछा गया है आफ्टर सेटलमेंट द वेज हैज़ बिकम हायर और मोर यूनिफॉर्म, डू यू एग्री। आपसे पूछा गया कि क्या सैलरी बढ़ने के बाद जो वेजेस हैं वो और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो गए क्या। यूनिफॉर्मिटी मीन्स अगेन द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली कंप्यूट CV बिफोर सेटलमेंट एंड CV आफ्टर सेटलमेंट। सो बिफोर सेटलमेंट मीन वी नो दैट 8,000, standard deviation 100, multiply this by 100, you will get 1.25. CV after settlement, same process, write standard deviation which is 150 and mean which is 12,000 and multiply by 100, and you can see the CV has remained same. So we can say that there is no change in CV, and since there is no change in CV, we can say that there is no improvement in uniformity. The uniformity is same as it was earlier, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी में कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि CV हमारा एज इट इज है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं बस, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि लगभग 1 घंटे की वीडियो ये होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 34। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन A, B and C are 50, 48 and 12 respectively. Their standard deviation of runs scored are 15, 12 and 2 respectively. ठीक है, आपको क्या दिया गया है, आपको 3 बैट्समैन का मीन पता है, कितना कितना 50, 48 एंड 12। सिमिलरली आपको तीनों बैट्समैन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, कितना है 15, 12 एंड 2। आपसे क्या पूछा गया, हु इज द हाईएस्ट रन गेटर assuming each one of them have played equal number of innings। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया कि किसके सबसे ज़्यादा रन है, ठीक है। तो मीन कहाँ से निकला है, अब इसको ध्यान से समझिए। मीन किसका गिवन है हमें, रन का, ठीक है, टोटल रन्स। तो मीन कैसे निकला होगा, सम ऑफ रन्स डिवाइड बाई n। तो अगर मुझे टोटल रन निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू मीन, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट बैट्समैन के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 50 इंटू n। सेकेंड बैट्समैन के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 40 इंटू n। और थर्ड बैट्समैन के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 12 इंटू n। अब इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस नहीं पता, इसलिए n को हम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर। तो यही आपका रन हो गया। अब अगर आप
इसको कंपेयर करें तो किसके सबसे ज़्यादा रन हैं, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये जो है ये 50 टाइम्स है। अगर n को हम 1 मान लें तो ये 50 टाइम्स है, ये 48 टाइम्स है और ये 12 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली बैट्समैन ए हैज़ स्कोर्ड मोर रन्स एज कंपेयर टू बी एंड सी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट ये कहता है इफ वन ऑफ देम इज टू बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी हु विल बी सेलेक्टेड। अगर हम तीनों में से किसी एक को चुनना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें, तो किसको चुने अगर मेरा क्राइटेरिया कंसिस्टेंसी है। अगर हम कंसिस्टेंसी को बेस मान के चलें तो कौन सा बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है जिसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब भी कंसिस्टेंसी की बात आ जाए, वेरिएबिलिटी की बात आ जाए, तो आपको एक ही आदमी का नाम याद रखना है, CV, ठीक है। CV ऑफ बैट्समैन ए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बैट्समैन ए डिवाइड बाई मीन ऑफ बैट्समैन ए इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 15 है, मीन 50 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 30%। सिमिलरली CV of batsman 2 is 25 and CV of batsman 3 is 16.67। ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी हमें कंसिस्टेंसी देखना हो तो हम लोअर CV को प्रेफर करते हैं। तीनों में जो सबसे कम CV होगा उस बैट्समैन को हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो देखिए A का CV बहुत ज़्यादा है, B का भी ज़्यादा है, C का सबसे कम है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट बैट्समैन C इज़ मोर कंसिस्टेंट, देयरफॉर C शुड बी सेलेक्टेड। यहाँ पे लिखा है CV इज लीस्ट फॉर द बैट्समैन C, therefore being the most consistent he should be selected on the basis of consistency। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।